नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। भगवानपुर बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी पूर्व विधायक प्रकरण में कांग्रेस विधायक की एंट्री हो गई है। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के आरोपों को सही बताते हुए बीजेपी पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि भगवानपुर से बीजेपी ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल ने कल एक प्रेस वार्ता करके अपने ताऊ व पूर्व विधायक देशराज करणवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसी मामले में आज भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख करुणा करणवाल के ताऊ पूर्व विधायक देशराज करणवाल उनके अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ब्लॉक प्रमुख तो अब आरोप लगा रही है और हमने पिछले वर्ष बीडीसी की बैठक हुई थी अप्रैल में, जब ये आरोप मीटिंग के दौरान लगे थे और खुले आरोप थे। बल्कि उस सभा का आयोजन, बीडीसी की बैठक का संचालन खुद ब्लॉक प्रमुख के ताऊ देशराज करणवाल जी सभा का संचालन कर रहे थे और जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की थी ये सभी मीडिया के साथियों को पता है। और उस मीटिंग में स्पष्ट दिख रहा था कि वो ब्लॉक प्रमुख के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ब्लॉक प्रमुख तभी जाग जाती तो आज ये सब घटनाक्रम नहीं है। ये लगा ताऊ दोषी ज्यादा है। ब्लॉक प्रमुख उस समय इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, लेकिन जिस तरह से उस मीटिंग में भी और अभी जो पिछली बीडीसी की बैठक में हुई है उसमें भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ये आरोप ब्लॉक प्रमुख पर लगाए कि ब्लॉक प्रमुख दोहरी नीति अपना करके काम कर रही है, सबको काम नहीं दिए जा रहे हैं और कार्य में गुणवत्ता भी नहीं है। और यहाँ तक था कि जिस बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के क्षेत्र में काम हो रहा है बीडीसी को पता ही नहीं है, उसके क्षेत्र में कोई नेता आकर के फीता काट रहे हैं और गुणवत्ता भी कार्यों की शून्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित सूरत गिरी बांग्ला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर सम्मेलन में शिरकत की। संतों ने राज्यपाल का स्वागत किया। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में देश भर से वेद पाठी विद्वान पहुंचे हैं और वेदों से जुड़े विषयों पर मंथन कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि विद्वानों के बीच आकर संस्कृत के मंत्रोच्चार सुनकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई है। वैदिक पुराना और वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस था और बहुत सुंदर क्षण थे कि अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ। ये 3 दिन का है। कभी कभी ये लगता है कि ये शिव जी के वरदान से ही हुआ होगा, जिस प्रकार त्रिशूल है, 3 दिन का प्रोग्राम है। और आज हर एक वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुनने का एक अवसर मिला। जो वाइब्रेशंस और जो ध्वनि आ रही थी अपने आप में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है ये पूरी मानवता को मालूम होना चाहिए। आज जिस प्रकार से हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर में, उनका जो ज्ञान है, उनका जो मंत्र उच्चारण करने का एक तरीका है वो अपने आप से अलग है। आज हमने कई संकल्प लिए हैं। उस संकल्प में ये भी देखा है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ये हम सबके लिए ज़रूरी है। सब संतों के लिए, सब जो वेद पुराण के बारे में जानकार हैं उनके लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा जो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धिमत्ता है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाकर हम अपने पूरे मानवता को, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को किस प्रकार साझा करें। अर्थ है जो उनका आज का संभाषण था वो केवल पढ़ने मात्र का नहीं था। आज वो दिल से बोल रहे थे, अपने हृदय से बोल रहे थे। और जैसे संकल्प आपने कहे कि आज भारतवर्ष को ये वेदों की कितनी आवश्यकता है और उसके लिए पूरे भारत से, यहाँ पर अखिल भारत से बड़े बड़े वेदों के विद्वान आए हैं और वो पाठ भी कर रहे हैं और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों की बात कही वो अपने इसी सूरतगिरी बंगले में ही वो बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने वो चारों वेद पढ़ते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम अद्भुत
एक राज्यपाल जी एक ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे नेता आए हैं। आज लगता है कि भारत की आत्मा यहाँ पर आई है, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने आत्मा की ही बात कही है, तो इसलिए उनके उपरांत बहुत कहना आवश्यक नहीं। राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में 4थी बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों और परिवारजनों ने अपना नूरानांग युद्ध सम्मान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान सभी ने नूरनांग युद्ध के शहीदों को याद किया, तो वहीं अन्य सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। इसके चलते रिटायर्ड मेजर जनरल यादव ने कहा कि 17 नवंबर 1962 को हमारी गढ़वाल राइफल्स की पलटन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने चीनियों को मात दी थी और उनमें से राइफलमैन जसवंत सिंह, नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मुख्य किरदार निभाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उसी युद्ध स्थल पर एक विशाल भवन है, जिसे जसवंतगढ़ मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। ये हमारी 4थी बटालियन गढ़वाल राइफल्स का एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन आज से 62 साल पहले 17 नवंबर 1962 नूरानांग की लड़ाई के दौरान हमारी पलटन ने एक बहुत ही अहम जीत कायम की। उसके मुख्य कर्णधार थे राइफलमैन जसवंत सिंह, नायक गोपाल सिंह और नायक त्रिलोक सिंह। उन्होंने जो कार्रवाई की थी वो एक पलटन में जो जज्बा आया हुआ था उसका एक भाग, और उनकी हरकत से जहाँ की उन्होंने दुश्मन की चलती हुई MMG को छीन के दुश्मन को नाकाम कर दिया। दुश्मन ने उस समय पे पलटन के ऊपर 5 हमले किए, लेकिन सारे नाकाम रहे और दुश्मन के 300 से 400 से ज़्यादा जवान जख्मी और मृत रहे। और हमारे इस लड़ाई के दौरान शुरू में सिर्फ 3 जवान घायल। उसके बाद में जब वापसी हुई है, जब वापस पीछे आने का हुक्म मिला, उस समय पे क्योंकि मुंह पे थे तो कुछ लोग बंदी बने और कुछ लोग जख्मी हुए या उनको शहीद। लेकिन हम हर साल इस दिवस को उन वीरों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए, मैं भारतीय सेना में सन 1980 में मैं चला गया था। उसमें मेरी उम्र जो थी मालूम यानी केवल 17 साल। तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस पलटन में जाने का मौका मिला। और जो हमारी फाइटिंग फोर्स है वो एक नूरानांग पलटन के नाम से भी जानी जाती है, फाइटिंग फोर्थ नाम से इसको दिया गया। तो एक बहुत अच्छा उसके जो 1962 में हमारे बलबीर साहब भी यहाँ पर आए हैं, केवल एक ऐसे जो मुझे मिले हैं आज, जो कि मुझे उस समय नहीं मिले थे लेकिन इसके बाद मिले। तो एक जज्बा हमारे पूरी पलटन के जवानों का, और आज भी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, अफसरान हैं, जीसीयू साहिबान हैं, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम हर साल नूरानांग डे को इसको मनाएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जसवंत बाबा ने जो काम किया या हमारी फाइटिंग फोर्स ने जो काम किया है, वो काम एक बहुत ही एक ऐसी बात है कि इस काम को कोई नहीं कर सकता था, लेकिन एक जज्बा और एक उनका जो काम करने का तरीका था उसमें उन्होंने काम किया। तो मैं तो इतना ही चाहता हूं कि हमारे वीर जवान जो जिसने कि 3000 चीनियों को अकेले दम पर उसने खदेड़ा है, उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ऐसे जवान हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। तो हमारे उत्तराखंड की सरकार को मेरा मानना है, करे या ना करे, लेकिन उत्तराखंड सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह कराऊंगा, जिसको कि पूरे वर्ल्ड की सेना, पूरे विश्व की सेना जिसको जानते हैं, ऐसे हमारे जसवंत बाबा, ऐसे हमारे वीर गबर सिंह, ऐसे दरबान सिंह, कई हमारे सैनिक हैं, उनके नाम से हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, प्रदेश सरकार को करना। देहरादून और मंगलोर में घटी दो दुर्घटनाओं के बाद अब शासन ने सभी CPU कर्मियों को आदेश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें और किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लिफ्ट लेकर लगाने का काम करें। इसके चलते CPU के SI मुकेश कुमार ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाते हुए लोगों को यातायात नियम का पालन करने के प्रति जागरूक करने का काम किया।
उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम रोड एक्सीडेंट में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि चीन और अमेरिका से भी हम आगे निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, तो उच्च अधिकारियों सख्त सख्त निर्देश हैं कि जो भी ओवर स्पीड में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शराब पी के जो वाहन चला रहा है उनको जब्त किया जाए, और बिना हेलमेट के, और जो कोहरे में जो वैसे बिना रिफ्लेक्टर के ट्रैक्टर टोलियां चल रही हैं, किसानों की भी चल रही हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। और लोगों को आगाह किया जा रहा है, जान है तो जहान है, कि मौत से खिलवाड़ ना करें, यातायात नियमों का पालन करें। सीपी और उनकी इसमें मुहिम छेड़ रखी है। अब जो भी शराब पी के वाहन चलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिंदगी अनमोल है, इसको बचाएं और यातायात नियमों का पालन करें। देखें कि हमें कैसे बचना है, ये सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का जो पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत के बाद ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि कॉलेजों में अभियान चलाकर हम युवाओं को अपील कर रहे हैं कि वे अपने वाहन को उतना ही रफ्तार से चलाएं जितने में वे नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही शराब का सेवन कर गाड़ी ना चलाएं। देखिए, जो 2 दिन पहले जो ये भीषण और बेहद दुखद जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में, तो उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रोग्राम में और विभिन्न जो है कॉलेजेस में, खासकर हमारा जो युवा वर्ग है, जैसे कि आपको पता है कि उसमें हमारे जो हैं युवा साथी ही थे जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे। तो उसी के संबंध में युवाओं को खासकर हम लोगों के द्वारा अपील की जा रही है, कृपया करके एक तो अपने वाहन को जो है सावधानी पूर्वक चलाएं और उतनी ही स्पीड उसकी रखें जितनी की इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर पाएं। ओवर स्पीडिंग कतई ना करें। और इसके बाद जो दूसरा एक प्रमुख कारण आता है एक्सीडेंट होने का, ड्रंकन ड्राइविंग। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि शराब का प्रचलन ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उसको ड्रंकन ड्राइविंग के बाद गाड़ी को कदापि ना चलाएं। और दूसरी बात है कि जब आप शराब के नशे में रहेंगे तो सेंस में नहीं रहेंगे और गाड़ी आप कंट्रोल कदापि नहीं कर पाएंगे। तो ड्रंकन ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ जैसा कि कई बार हो जाता है कि युवक रहते हैं, नवयुवक रहते हैं, और कोई गाड़ी अगर उनको क्रॉस कर जाए तो ये आता है कि भाई इसको कैसे क्रॉस करके इसका पीछा करें। तो ये जिंदगी जो है इसको एक रेस का मैदान ना बनाए अपनी गाड़ी। राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। देखिए, इसमें मुख्य एजेंसीज जो सड़क सुरक्षा को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आरटीओज और हमारे पीडब्ल्यूडी। सो इसमें कुछ 4-5 महत्वपूर्ण विषय जो डिस्कस हुए हैं और वो टाइम बाउंड भी करे गए हैं। पहला है कि वल्नरेबल स्ट्रेचेस पे, चौंक्स, चौराहों पे और जो हमारे जंक्शंस हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स ऐसे कि वहाँ पे व्हीकल्स आर फोर्स टू रिड्यूस स्पीड। रंबल स्ट्रिप से कई बार हमने देखा है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो हमने जो हमारे ट्रेडिशनल स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं बिटुमेन के, WBM के, तो वो लगाने के लिए निर्देशित किया है विद प्रॉपर मार्किंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेचेस SSP साहब ने और RTO ने चिन्हित किए हैं और वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है PWD को, और मनी जो है उसके लिए हम अपने सोर्सेज से देंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर्स उम्मीद है कि हमारे अगले माह तक वल्नरेबल स्ट्रेचेस में लग जाएंगे। सेकंड है कि जो खराब ट्रैफिक लाइट्स हैं, हालांकि वो बहुत कम प्रतिशत है, तो उसके लिए भी SSP साहब ने विद इन 10 डेज वो ठीक कराने के लिए अपने स्टाफ को, टीम्स को बोल दिया है। कुछ नई ट्रैफिक लाइट्स का भी उन्होंने प्रपोजल दिया है, 14 पॉइंट्स। सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें अब तक 1800 से ज़्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। SSP देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि जाम छलकाने वालों के साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दून शहर का माहौल खराब ना हो।
इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पे से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। राजधानी देहरादून में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम एक संस्था के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। इस बात पर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन के लिए संस्था से निविदा आमंत्रित किए, जिनमें से 8 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन पर सहमति हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 स्थानों पर NH की आपत्ति मिली है, जिसका निवारण किया जा रहा है और UPCL से कनेक्शन दिलाने के बाद अगले महीने से चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए, हमने लगभग 10 लोकेशंस के लिए EV चार्जिंग के लिए निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें कंपनी को फाइनलाइज किया जा चुका है। उसमें से अभी हमारी 8 लोकेशंस क्लियर हैं। 2 लोकेशन पर NH के द्वारा कुछ आपत्ति लाई गई है, उनको रिमूव किया जा रहा है। कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट आज हो जाएगा। साथ ही UPCL से वार्ता करके उनको कनेक्शंस दिलाने के उपरांत कोशिश ये है कि अगले माह से इनका ऑपरेशन प्रारंभ हो जाए। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला क्षेत्र में पक्षी गणना शुरू हो गई है, जिसमें ढेला गांव के स्कूली बच्चों ने पक्षी विशेषज्ञों के साथ ये गणना की है। वहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी 15 संस्थाओं की संयुक्त पहल पर आज से उत्तराखंड स्तर पर 2 दिवसीय पक्षी गणना कार्यक्रम शुरू हो गया है। पार्क के ढेला रेंज में नेचर साइंस इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स के साथ मिलकर राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के 30 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की है। प्रतिभागी बच्चों ने उनकी गणना करते हुए पक्षी अवलोकन का भरपूर आनंद लेने के साथ उनके बारे में जाना। भाग्य है कि हम बच्चों के साथ बात कर पा रहे हैं और इतने इम्पोर्टेंट विषय पे, जो कि बर्ड्स का विषय है, जो कि हमारे पर्यावरण के सूचक हैं। हमें पता लगता है कि बर्ड की जनगणना करने से या संख्या गिनने से या कितनी प्रजातियां हैं जो हमने आज देखी, तो अगर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि ये पिछले साल से या पिछले 10 सालों में बढ़ा है या कम हुआ है, तो हमें पता लगता है कि हमारे एरिया में पर्यावरण अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि योगदान करने की ज़रूरत थी और हमें सौभाग्य मिला इसमें हिस्सा बनने का। मैं चाहूँगा कि प्रदेश में सब जगह पे लोग बढ़ चढ़ के ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लें और खासकर बच्चों के साथ एंगेज करें। विकासनगर में हिमजन कल्याण सभा और हिमाचली समाज के लोगों के द्वारा वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हिमाचल की सांस्कृतिक परंपरा और हिमाचल के रहन सहन और आपसी समन्वय बनाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय हिमाचल महासभा संघ के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी लाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विचार सभी हिमाचली समाज के लोगों के आगे रखे। वहीं उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश दिया कि वह नशे से बचे। इस कार्यक्रम में भारत के अन्य शहरों और प्रदेशों से आए हिमाचल समाज के लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में हमारी स्थानीय संस्था हिमजन कल्याण सभा पछवादून के ने हमारी 2 दिन का जो सेमिनार है अर्धवार्षिक अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ का, ये उनके साथ जुड़ी हुई हमारी संस्था है। इनकी मेज़बानी में हमारा ये अधिवेशन हुआ है और इस अधिवेशन में हमने हिमाचली पहाड़ी संस्कृति के समावेश के बारे में जन जागरण किया है और हमने कहा है कि जिस भी प्रदेश में हमारे हिमाचली परिवार बसे हुए हैं, वो प्रदेश की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि उनके साथ उनकी सिक्योरिटी का, उनके रहन सहन का सामंजस्य बना रहना चाहिए।
क्योंकि हमारे हिमाचली बहुत शूरवीर भी हैं, बहुत कृपा पात्र भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा आपसी संस्कृति, आपसी रहन सहन, आपसी बच्चों की पढ़ाई का आगे जो विस्तार है उसकी में भी स्टेट गवर्नमेंट्स सहयोग देनी चाहिए। सर ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग पूरे भारत के अलग अलग शहरों से आए हैं। नंगल से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, सुंदरनगर से आए हैं, डहर से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं, अमृतसर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, नागपुर से आए हैं। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।